बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से एनुअल एग्ज़ाम में एफएससी में बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत सारे इसमें छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ भी बनते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। इससे जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो था ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स वाटर और साल्ट को किस तरह से रेगुलेट करते हैं। आज हमने एनिमल्स में देखना है कि ये वाटर और साल्ट को किस तरह से रेगुलेट या बैलेंस करते हैं। अगर इनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इनको पानी ज़्यादा मिल रहा हो तो वो ज़्यादा पानी कैसे बाहर निकालते हैं, और अगर इनकी एक्सटर्नली इनके इन्वायरमेंट से बॉडी में साल्ट ज़्यादा मिल रहे हों तो वो साल्ट एक्स्ट्रा कैसे बाहर निकालते हैं और साल्ट का लेवल मेंटेन कैसे रखते हैं। एनिमल्स का जो सिस्टम है उसमें रेगुलेटरी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू प्लांट्स, क्योंकि एनिमल्स प्लांट्स की निस्बत थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है और इनके अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग भी कॉम्प्लेक्स होती है। तो कंटिन्यूसली इनको वाटर और साल्ट को बैलेंस करना होता है। अगर वाटर एनिमल सेल के अंदर ज़्यादा हो जाए तो एनिमल का सेल बहुत ज़्यादा टर्जिड हो जाएगा, तो वो ओस्मोटिक लाइसिस भी उसकी हो सकती है। लेकिन प्लांट्स में अगर हम देखें तो हमें पता है प्लांट की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर सेल वॉल होती है जो कि प्लांट सेल को किससे बचाती है, ओस्मोटिक लाइसिस से। लेकिन एनिमल सेल जो है इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती, तो इसमें एक्टिवली एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। तो वो देखते हैं कैसे करते हैं। तो ओस्मो रेगुलेशन के लिहाज से जितने भी एनिमल्स हैं उनमें कुछ जो हैं वो ओस्मो कन्फर्मर हैं और कुछ हैं ओस्मो रेगुलेटर। ये दो मेन टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओस्मो रेगुलेशन, और बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और ऑलमोस्ट हर बार पेपर में इन दोनों में से कोई ना कोई ज़रूर पूछी जाती है या दोनों में कंपैरिजन पूछा जाता है। अब यहां पर देखिएगा वर्ड ओस्मो कन्फर्मर। एक आपने कन्फर्म जो है वो पढ़ा होगा इंग्लिश में वर्ड जिसमें एफ के बाद आई आता है, कन्फर्म। तो वो यकीनन होता है, उसका मतलब यकीनन, या मतलब वो बात पक्की हो गई। लेकिन यहां पर ओस्मो कन्फर्मर जो है, कन्फर्मर ओ वाला जो है, इसका मतलब है स्टेबिलिटी। मतलब ऐसे जानदार जो ओस्मो रिलेटेड टू साल्ट एंड वाटर, तो ऐसे जानदार जो अपने साल्ट एंड वाटर को बैलेंस रखते हैं, एक ही कंडीशन में सस्टेन करके रखते हैं, स्टेबल करके रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इन जानदारों का जिस तरह का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है इनकी बॉडी में भी साल्ट और वाटर का लेवल उतना ही होता है, तो इनको किसी भी तरह की एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है ओस्मो रेगुलेटर्स को, ऐसे जानदार जिन्होंने वाटर और साल्ट को रेगुलेट करना है, क्योंकि ये या तो इनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है या फिर हाइपोटोनिक है, यानी कि या तो साल्ट बाहर ज़्यादा है या फिर बाहर वाटर ज़्यादा है और साल्ट कम है। तो इन दोनों कंडीशन में नहीं रहना जानदार ने। कौन सी कंडीशन अपनानी है, आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक कंडीशन करने के लिए इनको डेफिनेटली एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना है एक्टिवली। एक्टिवली एडजस्ट करने का मतलब क्या है यहाँ पर, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें किसी भी जानदार के एक्सटर्नली साल्ट ज़्यादा है, एक्सटर्नली उसके क्या है, साल्ट ज़्यादा है, तो उसकी बॉडी में भी साल्ट ज़्यादा आया तो वो बॉडी से उसने साल्ट बाहर भेजना है। अब बाहर ऑलरेडी साल्ट ज़्यादा है तो वहाँ जहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो मूवमेंट अगर करवानी है तो उसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए, एक्टिव मैकेनिज्म चाहिए। तो इसलिए हमने कहा कि ये इनको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है एक्टिवली। ठीक है। अब इसकी सिंपल एग्जांपल अगर आप समझें तो जैसे एक जो वाइफ एंड हस्बैंड होते हैं, न्यू उनकी दो कपल्स की शादी होती है, एक वाइफ एंड हस्बैंड, तो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते होते। तो बाज़ दफ़ा वाइफ को क्या करना पड़ता है, जो उसको न्यू इन्वायरमेंट मिला है उसके मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ता है। मतलब उसकी किस्मत है कि उसका ससुराल, उसका जो उसका हस्बैंड है वो बहुत अच्छा हो, अगर तो अच्छा है
उसके मुताबिक उसकी तबीयत है तो दोनों की तबीयत मैच हो गई, ठीक है, तो उसे कोई भी अपनी आदतों में चेंज नहीं करना पड़ेगा, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप कह लें ओस्मो कन्फर्मर भी हैं कि ये ऐसा जोड़ा है जानदार का, इंटरनल इन्वायरमेंट का और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, जिसमें इन दोनों को कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। जिस तरह का एक्सटर्नल है उसी तरह का उसका इंटरनल है, जिस तरह की वो बीवी थी उसी तरह का उसको हस्बैंड मिला या उसी तरह के ससुराल मिले, तो किसी आदतों में चेंज करना उसे नहीं पड़ा। लेकिन ओस्मो रेगुलेटर जैसे एक न्यू जो वाइफ है तो ससुराल या उसका हस्बैंड कुछ यहाँ से उसका स्क्रू ढीला मिला उसे, तो उसे कुछ अपने हस्बैंड के मुताबिक अपनी आदतों को चेंज करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं जिनको पहले वो बहुत शहजादियाँ होती हैं, लेकिन जब ससुराल में जाती हैं तो उनको अपना वो शहजादापन जितना भी है वो ख़त्म करके अकॉर्डिंग टू द हस्बैंड जो है एडजस्ट होना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि गुजारा करना है, ठीक है। ऐसे ही ओस्मो रेगुलेटर को क्या करना पड़ता है, अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से अपनी बॉडी में कुछ ख़ास किस्म का चेंज करना पड़ता है। तो वो देखते हैं हम। ओस्मो कन्फर्मर आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है कि कोई एडजस्टमेंट नहीं, और इनको दे डोंट नीड एनी रिक्वायरमेंट या एडजस्टमेंट की इनको ज़रूरत ही नहीं होती। और इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो कौन सी हैं, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ओस्मो कन्फर्मर, और उनका इन्वायरमेंट होता है आइसोटोनिक। और इसमें एक जो वर्टिब्रेट की टाइप भी है हैग फिश। जो हैग फिशेस होती हैं ये लंबी लंबी सांप की तरह की होती हैं, तो इसे हम नॉर्मल ज़ुबान में सप्पल मछली भी कहते हैं। तो उसी तरह की इसकी अपीयरेंस थोड़ी सी होती है। ये भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जैसा ही इसका इन्वायरमेंट होता है। अगर हम देखें ओस्मो कन्फर्मर, इनका इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक होता है। इन्होंने इन्वायरमेंट किस तरह का करना है, आइसोटोनिक। तो इसके लिए इसे क्या चाहिए, एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एडजस्ट करना है। और वो कैसे करेगा वो अब हम डिटेल में देखते हैं। तो जितने भी जानदार हैं, जो एनिमल्स हैं, हमें पता है वो या तो इनवर्टिब्रेट्स हैं या फिर वर्टिब्रेट्स हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स अभी हमने पढ़ा, वो सारे के सारे क्या होते हैं, ओस्मो कन्फर्मर। उनको एडजस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, आइसोटोनिक उनका इन्वायरमेंट है। लाइक जेली फिश, स्टार फिश, ये जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहने वाले जानदार हैं, ये सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं और ये आइसोटोनिक कंडीशन है। आगे आ जाते हैं वर्टिब्रेट्स। रीढ़ की हड्डी रखने वाले जितने भी जानदार हैं वो कैसे अपने वाटर और साल्ट को बैलेंस करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं, जितने भी जानदार हैं वर्टिब्रेट्स, वो या तो मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, या आप सिंपली कह लें समुद्री पानी में, समंदर के अंदर, या फिर फ्रेश वाटर में रहते हैं, दरियाओं में, नदी नालों में बहता हुआ जो पानी है फ्रेश वाटर, या फिर वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं। ऐसा इन्वायरमेंट जहां बहुत ज़्यादा खुश्की है या पानी की कमी है, ठीक है। इन तीनों इन्वायरमेंट में रह के वो एनिमल किस तरह से अपने वाटर और साल्ट को बैलेंस करेंगे, ये हम बात करते हैं। तो पहले हमने ये देखना है कि ये जो इन्वायरमेंट है ये कैसा होता है, इसमें वाटर ज़्यादा होता है या साल्ट ज़्यादा होता है। फिर हम देखेंगे कि वो अकॉर्डिंगली क्या एडजस्टमेंट करते हैं। तो मैरीन इन्वायरमेंट, समंदरी पानी, तो समंदरों के अंदर साल्ट बहुत ज़्यादा होता है समुद्री पानी में। इसका मतलब है उस पानी में जो भी जानदार रहेगा उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, हाइपरटोनिक, यानी कि साल्ट का लेवल हाई है एज कंपेयर टू वाटर। तो वो साल्टी इन्वायरमेंट में रहेंगे तो बॉडी में साल्ट ज़्यादा होंगे, डेफिनेटली ज़्यादा होंगे। तो एक्स्ट्रा साल्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए वो क्या करेंगे, वो अभी हम देखते हैं। फ्रेश वाटर, डेफिनेटली फ्रेश वाटर है तो इसमें पानी का लेवल ज़्यादा होगा। तो ऐसा जो इन्वायरमेंट जिसमें वाटर ज़्यादा होता है, साल्ट का लेवल कम होता है, वो होता है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। तो ऐसे जानदार जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, इसका मतलब उनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है, तो उन्होंने एक्स्ट्रा वाटर जो है वो बाहर निकालना है और साल्ट की कमी से भी बचना है, क्योंकि उनको साल्ट कम मिल रहे हैं, एक्सटर्नली साल्ट थोड़े हैं, तो वो भी देखेंगे। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में पानी की कमी होती है, पानी की कमी हो जाए तो वहाँ पर ख़तरा क्या लाहक होता है उस तरह के जानदारों को, डिहाइड्रेशन का। पानी की कमी या डिहाइड्रेशन एनिमल्स को हो जाए तो इसकी वजह से एनिमल्स की डेथ भी हो सकती है। तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले मैरीन इन्वायरमेंट। मैरीन इन्वायरमेंट में कुछ फिशेस हैं,
अभी हमने पढ़ी हैग फिश, वो तो सिंपली आइसोटोनिक है। कार्टिलेजिनस फिशेज, कांटेदार या नरम जो कांटे होते हैं, नरम हड्डी रखने वाले जो फिशेज हैं वो हैं। उसके बाद यूरिया रिटेनिंग फिशेज हैं और थर्ड है बोनी फिशेज। इन तीनों के बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की अडॉप्टेशन देखेंगे। तो देखिएगा जरा, कार्टिलेजिनस फिशेज, ये फिशेज कहां पर रह रही हैं? मैरीन इन्वायरमेंट में। ऐसा इन्वायरमेंट इन फिशेज का है जहां एक्सटर्नली साल्ट क्या है? ज्यादा है। अब साल्ट ज्यादा है तो इनकी बॉडी के अंदर भी ज्यादा साल्ट होगा, तो वो ज्यादा साल्ट जो है बॉडी से इन्होंने बाहर निकालना है। तो अभी हमने कहा कि बाहर ऑलरेडी साल्ट ज्यादा होता है, तो बाहर निकालने के लिए इन्हें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले किडनी है, ये आप कह लें एक उसकी बॉडी में झाड़ू है जो पूरी बॉडी से ना सारा जो साल्ट है एक्स्ट्रा उसको कलेक्ट करती है, और उसके बाद गिल्स के जरिए से वो बॉडी से बाहर जाता है। तो गिल्स, किडनी, ये नॉर्मली साल्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए ये दोनों ग्लैंड्स होते हैं। और उसके बाद ग्लैंड नहीं है, ये बॉडी का पार्ट है, और ये भी गिल्स उसके लंग्स की रिप्लेसमेंट में पार्ट होता है। इसके बाद रेक्टल ग्लैंड है, उसके रेक्टम के अंदर एक खास किस्म का ग्लैंड होता है, रेक्टल ग्लैंड। तो रेक्टल ग्लैंड का भी काम क्या है? साल्ट को इकट्ठा करके किडनी और गिल्स की मदद करना और बॉडी से बाहर निकालने में इस फिशेस को हेल्प करना। फिर ये मैकेनिज्म हमने अभी कहा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है। ऐसा मैकेनिज्म जिसमें एटीपी लगती है या कंसंट्रेशन बाहर ऑलरेडी साल्ट की ज्यादा है तो बॉडी से बाहर जाएगा, तो डेफिनेटली जहां कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल की ज्यादा हो तो वर्ड्स द हायर कंसंट्रेशन जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, इस टाइप की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से करेंगे। तो ये तीन एडॉप्टेशंस हो गई। यूरिया रिटेनिंग फिशेस, ऐसी फिशेस जो कि यूरिया को रिटेन करती हैं या आप कह लें बरकरार रखना, अपनी बॉडी में स्टोर कर लेना, जमा कर लेना। यूरिया रिटेनिंग फिशेस यूरिया को क्यों बॉडी में स्टोर करती हैं? क्योंकि ये भी मैरीन एनवायरनमेंट में रह रही हैं, इनके भी एक्सटर्नली साल्ट ज्यादा है। अब हमें पता है कि अगर किसी भी बॉडी के अंदर साल्ट ऑलरेडी ज्यादा हो तो उसके अंदर एक्सटर्नली साल्ट इंटर नहीं हो सकता। अगर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है तो साल्ट इंटर नहीं होगा, ठीक है, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में। तो यूरिया रिटेनिंग फिशेस क्या करती हैं? कहता है कि ये नेचुरली अडॉप्ट ऐसी होती हैं। ये अक्सर ना लाइन बड़ी कंफ्यूज करती है, बुक के ऊपर भी बड़ी कंफ्यूजन इसमें क्रिएट हो जाती है बच्चों को। तो ये ज़रा ध्यान से समझिएगा, यूरिया रिटेनिंग फिशेस नेचुरली अडॉप्ट होती हैं किसमें? कि लो साल्ट इन बॉडी फ्लूइड। उनकी बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड में साल्ट का लेवल नेचुरली क्या होता है? लो होता है। अब लो साल्ट है लेकिन बाहर जो साल्ट का लेवल है ऐसी फिशेस का वो ज़्यादा है, तो वो एक्स्ट्रा साल्ट उनकी बॉडी के अंदर इंटर हो सकता है बाहर से, क्योंकि साल्ट थोड़ा है, बाहर ज़्यादा है, तो ज़्यादा से वो कम की तरफ मूव करेगा। लेकिन इन्होंने वो बाहर वाला जो साल्ट है अंदर मूव करवाने से रोकना है। तो उसके लिए क्या करते हैं? ये यूरिया को रिटेन कर लेते हैं बॉडी में। यूरिया जो मेटाबॉलिकली बनती है उसको स्टोर कर लेते हैं ताकि उनकी बॉडी का जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट था, ये ऊपर बात लिखी कि लो साल्ट है तो बॉडी का एनवायरनमेंट क्या है? हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट को उसने क्या कर लिया? हाइपरटोनिक, ताकि बाहर भी हाइपरटोनिक है तो ये कंडीशन आइसोटोनिक हो जाए। बाहर भी साल्ट ज़्यादा है तो मैं अपनी बॉडी में यूरिया रिटेन कर लूँगी, यूरिया की वजह से साल्ट का लेवल हाई होगा तो बाहर से साल्ट इंटर नहीं होगा। फिर यहाँ पर मसला एक तो उसने हल कर लिया कि बाहर साल्ट ज़्यादा था, उसको रोक लिया अंदर आने से, लेकिन यूरिया ये तो खुद खतरनाक है, इसके खतरे से कैसे बचना है? ठीक है, जैसे हम कोई जानदार पालते हैं, कोई पालतू कुत्ता हमने घर में रखा हुआ है कि बाहर से कोई चोर ना आ जाए, उसको चोर को रोकने के लिए हमने कुत्ता रख लिया। अब कुत्ता जो है वो घर के अफराद को भी नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसे ही है। तो उससे बचने के लिए उसको हम क्या करते हैं? बांध के रखते हैं या ट्रेन कर देते हैं। ऐसे ही यूरिया क्योंकि जहरीली है, बाहर से साल्ट को उसने रोक दिया, लेकिन इसको इसके हार्मफुल इफेक्ट से बॉडी को बचाने के लिए फिशेस क्या करती हैं? एक और
जो केमिकल है वो बॉडी में जमा कर लेती हैं, रिटेन कर लेती हैं, TMAO, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। तो ये ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड क्या करता है, यूरिया के जो टॉक्सिक इफेक्ट है उससे बचाता है। जो अभी हमने एग्जांपल ली कि ये हमने चोर को इंटर होने से रोकने के लिए ये कुत्ता घर में पाल लिया, लेकिन कुत्ता खुद भी तो नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसके नुकसान से बचने के लिए हमने उसे बांध लिया। तो वो बांधने के लिए ये रस्सा आप कह लें, TMAO एक रस्सा है। एक और केमिकल यूरिया को मतलब उसके हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए हमने एक और केमिकल स्टोर कर लेना है। तो इस तरह से ये फिशेज जो हैं वो अपना ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करती हैं। होपफुली ये समझ आ चुका होगा आपको। नेक्स्ट और लास्ट है मैरीन एनवायरनमेंट में बोनी फिशेज। अब यहाँ पर भी ये ज़रा ध्यान से समझिएगा। बोनी फिशेज जो हैं एक्चुअली कहता है कि दे आर डिसेंडेंट ऑफ फ्रेश वाटर एंसेस्टर, यानी कि इनके आबाजदाद कौन है, फ्रेश वाटर वाली फिशेज। मतलब जो बोनी फिशेज हैं समुद्री पानी में, वो कहाँ से आई हैं, वो आई हैं दरियाओं से, ऐसे इन्वायरमेंट से जिसमें वाटर का लेवल ज़्यादा था। फ्रेश वाटर में वाटर का लेवल ज़्यादा होता है, साल्ट का कम होता है, तो वहाँ से आई हैं। तो इस यहाँ एक और बात है कि वो अपनी बॉडी से नेचुरली अडॉप्ट होती हैं, कंटिन्यूसली उनकी बॉडी से वाटर जो है वो लूज हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो एंसेस्टर इनके कौन है, फ्रेश वाटर, जिनको पानी ज़्यादा मिल रहा था। तो वहाँ पर उनकी अडॉप्टेशन ऐसी थी कि ज़्यादा पानी मिल रहा था, तो कंटिन्यूसली उनकी बॉडी सरफेस के ज़रिए से पानी जो है उनकी बॉडी से बाहर भी जाता था और इंटर भी होता था। तो यहाँ पर भी उसने वही आदत अपनाई हुई है कि मैरीन इन्वायरमेंट में रह रही हैं, लेकिन उनकी बॉडी से वाटर बाहर निकली जा रहा है बॉडी सरफेस से। अब पानी पहले ही मैरीन एनवायरनमेंट में उनको कम मिल रहा था, साल्ट ज़्यादा मिल रहे थे, तो बॉडी सरफेस से वो पानी भी वो एक्स्ट्रा जो है वो बाहर निकाली जा रहे हैं। इसका मतलब है बॉडी में पानी की और कमी हो गई। ऐसे ही है, पानी की कमी हुई और साल्ट की ज़्यादती हो गई। अब वो एक्स्ट्रा साल्ट कैसे बाहर निकालेगा और पानी की कमी से कैसे बचेगा, उसके लिए वो कहता है कि बहुत ज़्यादा जो साल्टी वाटर है, समुद्री पानी है, उसको पीता है। और जितना ज़्यादा वो समुद्री पानी पिएगा, पानी की एक तो कमी पूरी होगी, लेकिन दूसरी तरफ नुकसान हो गया, समुद्री पानी में साल्ट ज़्यादा थे, तो वो ही साल्ट उसकी बॉडी में ज़्यादा हो गए। अब उसको कम करने के लिए वो यूरिन कंसंट्रेटेड करते हैं, ऐसा यूरिन जिसमें साल्ट का लेवल ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। तो अब ये अभी हमने पढ़ा है मैरीन इन्वायरमेंट और इसके अंदर जो फिशेस किस तरह से ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट दो इन्वायरमेंट रह गए हैं, फ्रेश वाटर और टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट। ये जो है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ते हैं। तो इसको ज़रा एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बाकी तो सिंपल है। यूरिया रिटेनिंग फिशेस क्या करती हैं, ये बॉडी में यूरिया को स्टोर करती हैं और यूरिया टॉक्सिक है, उसके टॉक्सिक इफेक्ट से बचने के लिए TMAO इसको रिटेन करती हैं। और उसके बाद बोनी फिशेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझिएगा। ये बोनी फिशेस कहाँ से आई हैं, फ्रेश वाटर से। और इनकी आदत क्या है, इनकी बॉडी फ्रेश वाटर में जो रहती थी, उनकी बॉडी सरफेस से पानी जो है वो कंटिन्यूसली बाहर निकलता रहता था या इंटर होता रहता था। अब यहाँ पर भी इसने वही आदत अपनाई कि साल्टी वाटर में आ गई हैं, अब वहाँ पर उनको पानी पहले ही कम मिल रहा है, साल्ट ज़्यादा मिल रहा है, तो वो जो पानी मिल रहा है उसको भी बॉडी सरफेस के ज़रिए से बाहर निकाली जा रही है। अब पानी की कमी हो गई, साल्ट इंटर हो गया, साल्ट की ज़्यादती हो गई, तो वो ये क्या करती हैं, वो साल्टी वाटर ज़्यादा पीती हैं ताकि वो पानी की कमी से बच सके। अब वाटर भी मिला लेकिन साथ में साल्ट ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि वो साल्टी वाटर है, तो वो साल्ट एक्स्ट्रा बॉडी से निकालने के लिए ये यूरिन करती हैं कौन सा, कंसनट्रेटेड, जिसमें साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और वाटर की कंसनट्रेशन कम होती है।